हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट कमेटी ने, क्योंकि कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखते हैं क्या है। यूनियन कैबिनेट जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर जी थे, उनके द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। देखिए, इंडिया में इस समय 8 कैबिनेट कमेटी हैं, जिसमें से 6 के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और 2 के चेयरपर्सन होम मिनिस्टर रहते हैं। ये 2 कैबिनेट कमेटी कौन सी हैं? पहली तो है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन 2 के अलावा बाकी सारी कैबिनेट कमेटीज के हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो वापस आते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। इंडिया आज भी एडिबल ऑयल के मामले में सेल्फ रिलायंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको देखते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एक सब कंपोनेंट के तौर पर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम लॉन्च कर दिया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ शेयर होगा, बाकी स्टेट्स का होगा, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 100% शेयर रहता है। ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस बार इसका मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट रीजन पर, अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर रहेगा। इस मिशन के तहत कितना फाइनेंशियल आउटले है? 11,040 करोड़, 11,040 करोड़ का टोटल आउटले है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 8,844 करोड़, 8,844 करोड़। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहेगा। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इसके तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। प्राइस फ्लैक्चुएशन से फार्मर्स को बचाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग अलाउ की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, इस स्कीम के तहत टारगेट क्या है? टारगेट देखिए कई सारे हैं, कुछ बात कर लेते हैं। 2025-26 तक जो ऑयल कल्टीवेशन इंडिया में अभी हो रहा है, उसमें एडिशनल कितना एरिया इंक्लूड करना है? 6.5 लाख हेक्टेयर। यानी अभी जो ऑयल कल्टीवेशन हो रहा है लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर के आसपास हो रहा है। 6.5 लाख और ऐड कर देंगे 2025-26 तक, तो 2025-26 तक टोटल ऑयल पाम के तहत कल्टीवेशन कितने एरियाज में हो जाएगा? 10 लाख हेक्टेयर में, याद रखिएगा। क्रूड पाम ऑयल, इसका जो प्रोडक्शन है 2025 तक अगर ऐसा कर देते हैं, यानी 10 लाख हेक्टेयर तक का एरिया आ जाता है ऑयल पाम के कल्टीवेशन में, तो क्रूड पाम ऑयल इसका प्रोडक्शन 11.20 लाख टन हो जाएगा 2025-26 तक, और यही 2029-30 तक बढ़कर 28 लाख टन के आसपास हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको 10 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती करनी पड़ेगी। 1991 से लेके अब तक कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, यानी एलपीजी रिफॉर्म जब आपके आए थे तब से लेकर अब तक पाम ऑयल पाम और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इवन आप देख लीजिए, अभी जो बात करूं मैं, तो 2014-15 के दौरान जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन था वो 275 लाख टन था। अब बढ़कर हो गया 2020-21 में कितना? 365.65 लाख टन। तो ये अपने आप में भी अच्छी बात है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ऑयल पाम के कल्टीवेशन में कितना एरिया आता है? 3.70 लाख हेक्टेयर। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2025 अभी तक 6.50 लाख हेक्टेयर लैंड को आपके ऑयल पाम की कल्टीवेशन में लाना, तो 10 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। तो अभी कितना एरिया है? 3.70 लाख हेक्टेयर के आसपास ऑयल पाम कल्टीवेशन होता है। ऑयल पाम की खास बात क्या है? बाकी जो ऑयल सीड की क्रॉप है या फिर वैरायटी है, ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन है ऑयल का, वो 10 से लेकर 46 तक गुना तक रहता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। इसीलिए ऑयल पाम को कल्टीवेट करने की कोशिश इंडिया में की जा रही है। इंडिया में क्रूड पाम ऑयल इसका लगभग 98% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? पहले इंडोनेशिया से आता था, अब मलेशिया से आता है। याद रखिएगा, रिसेंटली उसने सरपास किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि जो ऑयल पाम है या फिर पाम ऑयल है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक नेशनल मिशन ऑयल पाम लॉन्च कर दिया है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के एक सब कंपोनेंट के तौर पर प्रपोज किया गया। ऑयल पाम प्रोग्राम देखिए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम। 2 एरियाज का मेन फोकस होगा। पहली बात तो ऑयल पाम फार्मर्स जो कि फ्रेश फ्रूट बंचेस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फ्रेश फ्रूट बंचेस हैं, इन्हीं से आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पे कोल्हू होता है वहाँ पे जाता है आपका ये फ्रेश फ्रूट बंचेस, वहाँ से फिर आपका ऑयल निकाल लिया जाता है। इंटरनेशनल सीपीओ क्रूड पाम ऑयल जो प्राइस फ्लैक्चुएशंस है उसको बचाने के लिए इसी बार मैंने अभी आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग बताया था ना, वो इसीलिए लॉन्च किया गया है। तो वायबिलिटी प्राइस, इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार नेशनल मिशन ऑन
ऑयल पाम, इसमें क्या किया है आपका, वायबिलिटी गैप फंडिंग भी अलाउ कर दी है ताकि फार्मर्स को लॉस ना हो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस घट जाते हैं। वो कैसे तय होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आप देख लीजिएगा। हाँ, बस इतना याद रखिएगा, जो क्रूड पाम ऑयल लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस होगा, पहली बात तो उसका एवरेज निकाल लीजिएगा, उससे बाद में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स चला होगा बाद में 14.3% के आसपास मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो सब अलग की बातें हैं। देखिए, ऑयल पाम की जो शॉर्टेज है इंडिया में, उसको एड्रेस करने के लिए प्लांटिंग मटेरियल पूरे देश में अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा सीड गार्डन्स, इन दोनों को इस्टेब्लिश करने के लिए 15 हेक्टेयर के हिसाब से 80 लाख रुपए ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 1 करोड़ रुपए 15 हेक्टेयर में दिए जाएंगे। सिर्फ सीड गार्डन की बात करें तो 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख, यानी 40 लाख इंडिया में और 50 लाख नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिए जाएंगे। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट बायर है एडिबल ऑयल्स का, इसलिए 2/3 जो अपनी रिक्वायरमेंट का है हम लोग इंपोर्ट करते हैं 66% के आसपास। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा, मलेशिया से, पहले इंडोनेशिया था। फिर कैबिनेट की एक और न्यूज़ है कि गाली अमेंडमेंट, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक बदला हुआ रूप है, उसको भाई रेटिफाई करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है ताकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका एमिशन फेस डाउन किया सके। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, किस लिए आया, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको फेस डाउन करने के लिए। क्यों, क्योंकि ओजोन परत में होल हो रहा था, ठीक है, और CFCs की वजह से हो रहा था। तो अब उसको डाउन करने के लिए HFC फिर लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया था तो CFC यूज़ नहीं कर सकते थे अपने ACs में, रेफ्रिजरेटर में, तो अब HFC यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि ओजोन डिप्लीशन काफ़ी तेज़ी से कम हो गया, लेकिन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी तो नुकसान करती ही है। तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बाद 2015 में किगाली प्रोटोकॉल लाया गया ताकि भाई HFC की जगह कुछ और अपनाया जाए। तो इंडिया ने अभी साइन नहीं किया था, लेकिन हालांकि अब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि किगाली अमेंडमेंट को भैया रेटिफिकेशन करना है ताकि ओजोन डिफ्लेशन को रोका जा सके और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेस डाउन किया सके। अब इसमें कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी, कुछ टारगेट बनाए जाएंगे। इसमें क्या होगा, 2023 तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, भाई एकदम से आप बंद कर दोगे ना तो कंपनी वाले बोलेंगे फ्रिज कैसे बनाए, तो सबसे बातचीत करी जाएगी और उसके बाद एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेस डाउन करने के लिए। और मिड 2024 तक किगाली अमेंडमेंट के कंप्लायंस के हिसाब से हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है कंट्रोल करने लगेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका अगर हम फेस डाउन करते हैं तो लगभग 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक खतरनाक है, ठीक है। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो 2100, यानी जो हमारा 21वां 2100 सदी चल रही है ना, 20th सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी तक हम लोग 0.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको राइज करने से अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ओजोन लेयर तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही लेंगे, और ओजोन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की CMP जो पार्टीज होती हैं उनका ही एक पार्ट है किगाली अमेंडमेंट। पर्पस था 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की MOP जो 28th मीटिंग ऑफ पार्टीज थी अक्टूबर 2016 में किगाली रवांडा की कैपिटल में ऑर्गेनाइज की गई। उसमें कहा गया कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंप्लीट किया, मतलब कि स्टक डाउन किया, कंट्रोल किया। अब किगाली अमेंडमेंट में ये कहा गया कि हम लोग 2040 तक जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्सर्जन यानी एमिशन धीरे धीरे करके 2040 तक 80 to 85% डिक्रीज करेंगे। इंडिया ने अब अप्रूवल दे दिया है तो इंडिया का कहना है 2047 तक हम लोग 80% तक डिक्रीज कर लेंगे। 4 स्टेप में इंडिया स्टार्ट करेगा, 2032 से शुरू करेगा और 2047 तक 80% तक ड्रॉप कर लेगा। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टनर कब बना था, याद रखिएगा 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया ने कब रेटिफाई किया, कब उसका पार्ट बना, तो 1992 में। हालांकि वो आ तो पहले ही गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। एक गैस पे टारगेट था CFC। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आसपास आया, ठीक है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस पर फोकस किया गया, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सिर्फ एक गैस पर, किस पर, CFC, ओजोन डिफ्लीशन से रिलेटेड था। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बस इतना ही था। तो पहले 1985 में वियना कन्वेंशन आया कि भैया ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन हमें करना है,
तो उस वियना कन्वेंशन के लाने के लिए, मतलब कि उसको लाने के लिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। बाइंडिंग है उन कंट्रीज के द्वारा जो इसको साइन कर देती हैं, यानी अगर आपने साइन कर दिया तो आपको CFC का एमिशन रोकना ही है। इसीलिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेस हो गया और आपका क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। तो 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ तो इसमें कहा गया ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हुए, उनको डाउन करना है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल किए गए थे। बाद में किगाली अमेंडमेंट आ गया 2016 में। 1 जनवरी 2019 से ये किगाली अमेंडमेंट लागू हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग था, मैंने बताया आपको, और उसी तरह किगाली अमेंडमेंट भी लीगली बाइंडिंग है। अगर आप साइन कर देते तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि डिस्कॉम्स का लॉस, लोग बोल रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि 90,000 करोड़ रहा है फिनेंशियल 21 के दौरान। ये थोड़ा सा ओके नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इंडिया में उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है, उसके साथ साथ मोस्ट वीक भी कहा जाता है। क्यों? जो ATCN लॉसेज हैं, उसके अलावा जो बिजली चोरी वगैरह है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है डिस्कॉम सेक्टर, खास करके इंडिया में। पिछले कुछ वर्षों में कुछ इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला है, लेकिन वो ना के बराबर। जैसे ATC लॉसेज जो है, यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज, जो 2016-17 में ये लगभग 23.5% के आसपास होते थे, अब वो लगभग 22% यानी 21.83% रह गए हैं 2019-20। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन क्या मतलब ऐसे इंप्रूवमेंट का। उसके अलावा एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, यानी कितना कॉस्ट ऑफ सप्लाई हुआ फिर रेवेन्यू कितना आया, उसमें अंतर पहले कितना था, ₹0.33 किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट पर जो नेगेटिव रेवेन्यू आता था वो -33 पैसे आता था, अब वो -28 पैसे आता है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, यानी 5 पैसे कम अब नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव तो नेगेटिव ही है। अब देखिए, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016-17 में लगभग 34,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव वैल्यू रहती थी एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन अब 2019-20 के दौरान ये लगभग 33,000 करोड़ ही रह गई है। तो 1,000 करोड़ का कम लॉस हुआ है, ये मान सकते हैं, लेकिन लॉस में अभी भी है, 33,000 करोड़ लॉस में है। बाकी मेरे ख्याल से इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो उदय स्कीम लॉन्च की थी, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। इसका पर्पस क्या था? उदय स्कीम, इसमें जो स्टेट डिस्कॉम्स होती थी उनके लॉसेस को जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिक्योरिटीज जारी कर दी जाती थी और उसको लोन ले लिया जाता था, ताकि उनके लॉसेस को कैपिटल डेफिसिट में ना दिखाया जाए, ठीक है। 2015 में ऐसी ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका पर्पज़ ये भी था कि डिस्कॉम्स की कंडीशन को बेहतर किया जाए, AT&C लॉसेस को कम किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उदय स्कीम को अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 2025-26 तक भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देखिए, COP26 होने वाली है ग्लासगो UK में, उसके लिए इंडिया का सपोर्ट पूरा है। ये कहा है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, याद रखिएगा नए मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी। UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत पेरिस एग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिव वे में पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया है। इसको देखने के लिए COP26 होने जा रही ग्लासगो में, UK में होने जा रही ग्लासगो में। आलोक शर्मा इसके ऑफिशियल प्रेसिडेंट हैं, आपको पता ही होगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में ग्लोबल इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किए हैं एनवायरमेंट, पोल्यूशन या फिर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, जैसे LEAD-IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, फिर CDRI कॉलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कई सारे इनिशिएटिव हैं जो ग्लोबल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जिन्हें लॉन्च किया है। अब 2021 में जो COP26 होने जा रहा है, 26 मीटिंग है UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको भी इंडिया फुल सपोर्ट करता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने, जो कि UK का पार्ट है। अक्टूबर से नवंबर में हर बार होती, तो इस बार भी होगी। UNFCCC की बैठक 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1992 में पहली बार बैठक हुई थी, तो इसको अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, सब कुछ भी नाम दिया गया। जो अर्थ समिट हुई थी यानी रियो समिट, उसमें 3 कन्वेंशन हुए थे। पहली बार तो UNFCCC, एक ये हो गया, फिर UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन CCD यानी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये 3 थे, आप याद रखिएगा। UNFCCC 1992 में बैठक तो होगी, लेकिन इफेक्ट में कब आया? 1994 में, जब 197 लोगों ने इसको रेटिफाई कर दिया।
इसका ही रिजल्ट है आपका पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। 1997 में UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट आया, ताकि आगे भी क्योटो प्रोटोकॉल को यानी ग्रीन हाउस गैसेस, अभी मैंने बताया क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड है, तो उसको कंफर्म करने या फिर क्योटो प्रोटोकॉल को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आया। पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि भाई 21वीं सदी तक यानी कि 21st सेंचुरी की शुरुआत तक, 21st सेंचुरी के एंडिंग होने तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा है और कोशिश की जाए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यानी 1875 के पहले जैसा टेम्परेचर था उसकी बात की गई है। हाल ही में UAE ने कहा है कि भैया COP28 वो ऑर्गेनाइज करेगा 2023 में। COP21 कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी, क्योंकि शुरुआत कब हुई? 1992 में आपकी अर्थ समिट तो हो गई, 1994 में आपका इफेक्ट में आ गया, तो उसके बाद ही COP20 हो सकती है ना, COP1 COP2 ऐसे हो सकता है। तो COP1 बर्लिन में हुई थी, आपको याद रखना है। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। मनसुख मांडविया जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं, उन्होंने आरोग्य धारा 2.0 इवेंट इसको चेयर किया। देखते हैं क्या इवेंट था और क्या बात की गई इसमें। श्री मनसुख मांडविया जी रिसेंटली अपॉइंटेड क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आज हम लोगों ने 2 से 3 नए मिनिस्टर्स देख लिए, एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के, और एक और मिनिस्टर देखे थे मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के। तो वो आप लोग रिकलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नए मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको पता तो होनी चाहिए। श्री मनसुख मांडविया जी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके द्वारा आरोग्य धारा इवेंट 2.0 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया गया है। तो आरोग्य धारा इवेंट पहली बार कब किया गया था? जब 1 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो गया। अब किया गया है 2 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद। तो 2 करोड़ हॉस्पिटल में एडमिशन हुए हैं, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ खर्च किए हैं। अब इसमें भी घोटाला आ गया। क्यों? लोगों ने फर्जी में एडमिशन ले लिया और हॉस्पिटल वालों ने सब्सिडी ले ली गवर्नमेंट से, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इंडिया में कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नथिंग इज़ 100% ट्रांसपेरेंट। देखिए 23,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इनपैनल्ड हैं, किसमें? आरोग्य जन आरोग्य योजना है उसके तहत। कब लॉन्च की थी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम? 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की थी। 33 स्टेट्स एंड यूटीज़ में रन की जा रही है। मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में रन नहीं की जा रही, एक और स्टेट है जो मैंने आपको बताया था। स्कीम 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है पर फैमिली पर ईयर। इसमें पर्सन्स की लिमिट नहीं है, कितने पर्सन हो सकते हैं? हाँ, 5 लाख की लिमिट जरूर है। मनसुख मांडविया जी ने क्या कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यानी आयुष्मान भारत का योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल चुका है। इसीलिए आरोग्य धारा इवेंट 2.0 ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ खास नहीं, बस याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। आयुष्मान भारत योजना के 2 एस्पेक्ट हैं, एक में क्या है? जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरा क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो प्रधानमंत्री जय, ये तो आपको पता ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है कि प्री एडमिशन के पहले और पोस्ट एडमिशन के बाद कितने दिन तक प्रोवाइड किया जाता है। तो जन आरोग्य योजना के तहत पर फैमिली एनुअली 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है? ये प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तौर पर स्टार्टिंग में लॉन्च किया था, बाद में इसको रीनेम किया गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। और बाकी आप लोगों को बता दिया मैंने, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए तो इसमें 2 ही हेल्थ कवर प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जब आयुष्मान भारत प्रोग्राम की पूरी की बात की जाती है तो उसमें प्राइमरी भी आता है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है कि इसको भाई रिवाइव किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर मार्केट को बेहतर किया सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसका इनिशिएटिव है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके रिवॉल्व के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी मैंने बताया था हेड कौन होंगे?
प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नेरामैक स्कीम के लिए, फिर प्रोजेक्ट के लिए क्या 77.45 करोड़ एलोकेट किए हैं। ये एक बेसिकली कंपनी है जिसके रिवाइवल के लिए 77.45 करोड़ दिए गए हैं। इसमें आप याद रखिएगा 77.45 करोड़ में से 17 करोड़ फंड बेस्ड हैं और 60.45 करोड़ नॉन फंड बेस्ड हैं। अगर रिवाइवल हो जाता है नेरामैक का तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या होगा, बेटर फार्मिंग फैसिलिटीज़ होंगी, फार्मर्स क्लस्टर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ऑर्गेनिक सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हार्वेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के जो फार्म प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड में आसानी से एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। अभी याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको नागालैंड का क्या है, राजा मिर्चा एक्सपोर्ट किया गया है ना। तो इस तरह से आपके अगर नेरामैक रिवाइव हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में ऑल ओवर इंडिया में वो बढ़ जाएगा। ये नेरामैक के रिवाइवल के बाद लगभग 33,000 यानी 33,000 लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट होगी। इसके अलावा नेरामैक के रिवाइवल के साथ साथ ये 77.45 करोड़ बैम्बू प्लांटेशन और बी कीपिंग पर भी फोकस करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आत्मनिर्भर भारत, कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसके तहत फोकस किया जा रहा है रिवाइवल के लिए। उसमें से कुछ हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया। क्यों? आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ का फंड है। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लोन जो है 2 करोड़ तक का दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ आप रिकलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार उतना ही लिखना पॉसिबल नहीं रहता और फिर वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाती है। तो बेसिक देख लेते हैं कि 2 करोड़ तक का एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जा सकता है मैक्सिमम। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अभी तक 4,300 करोड़ जो है अभी तक दिए जा चुके हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। पहले रीपेमेंट पीरियड 4 वर्ष था, अभी रिसेंटली इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है 2025-26 के लिए। और पहले जो स्कीम की अवधि थी वो 2029 तक थी। प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम 2029 तक कंप्लीट होनी थी, लेकिन अब उसको 2032-33 तक कर दिया गया, यानी 10 वर्ष पहले थी, अब उसको 13 वर्ष कर दिया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। अभी आज ही मैं कोशिश करूँगा 22 और 23 की अपलोड हो जाए, लेकिन 22 की तो कन्फर्म है, 23 की नहीं पता मुझे। 23 को तो संडे था, सॉरी 24 की, हाँ 24 की अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।